बारिश की आवाज मेरे अपार्टमेंट की खिड़की पर मेरे ध्यान का केंद्र बन गई थी। पिछले 12 सालों से यह मेरे जीवन में एकमात्र स्थिरता थी। एक ऐसा लय जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे जज नहीं करता और मुझसे कुछ उम्मीद नहीं रखता। मैं पूर्वी दिल्ली के अपने एक बेडरूम के अपार्टमेंट के कोने में अपने छोटे से डेस्क पर बैठा था। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी मेरे पढ़ने के चश्मे पर पड़ रही थी। शुक्रवार की दोपहर का मतलब था कि मुझे सप्ताहांत से पहले 3 आयकर रिटर्न खत्म करने थे। नीचे की लॉन्ड्री से श्रीमती चेन, वह पटेल परिवार जो नजदीकी दुकान चलाता था, युवा मयूर उबर ड्राइवर जो खुद को पढ़ाई करवा रहा था, छोटे खाते, साधारण काम, ईमानदार काम। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उसी सटीकता से चल रही थीं जैसे मैंने पहले अरबों डॉलर के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए की थीं। मांसपेशियों की याददाश्त कभी नहीं भूलती, भले ही बाकी सब भूल जाए। अपार्टमेंट में केवल बारिश और कभी कभार पुराने हीटर की आवाज थी। कोई टेलीविजन नहीं, कोई संगीत नहीं। मैंने सालों में सन्नाटे की कद्र करना सीख लिया था। ये ईमानदार था, कम से कम ये कुछ बनने का दिखावा नहीं करता था। मे फोन डेस्क पर बजा। एक अनजान मुंबई नंबर। मैंने लगभग जवाब नहीं दिया। मुझे काफी स्पैम कॉल आते थे, लेकिन कुछ ने मुझे उसे उठाने के लिए प्रेरित किया। क्या यह तुषार भटनागर है? एक महिला की आवाज, पेशेवर, संक्षिप्त बोलने का अंदाज। श्रीमान भटनागर, यह प्रिया मल्होत्रा है एशफोर्ड और सहयोगियों से। मैं मार्गरेट भटनागर की संपत्ति के बारे में कॉल कर रही हूं। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। मार्गरेट? मैंने सालों में उस नाम को नहीं सुना था। मैंने खुद को उसे सोचने की अनुमति नहीं दी थी। मैं समझ गया। मुझे खेद है कि आपको सूचित करना पड़ रहा है कि श्रीमती भटनागर मंगलवार को निधन हो गईं। अंतिम संस्कार कल 2 बजे चेंबूर कब्रिस्तान में है। पूजा के बाद हमारे कार्यालय में 4 बजे वसीयत का पठन होगा। आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। शब्द बहुत दूर से आ रहे थे। मार्गरेट मर गई थी। वह महिला जिसे मैंने अपनी जिंदगी से भी अधिक प्यार किया था। वह महिला जिसके लिए मैंने अपने करियर को नष्ट कर दिया था। वह महिला जिसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। श्रीमान भटनागर, क्या आप अभी भी वहां हैं? हां, मैं यहां हूं। क्या आप आ सकेंगे? हर अंतक्रिया ने मुझे मना करने के लिए कहा। मुझे मार्गरेट के अंतिम संस्कार में क्या काम था? मैं अपमानित पूर्व पति था, वह अपराधी जिसने अपनी कंपनी से चोरी की। मैंने तब के लेख पढ़े थे जब सीएफओ तुषार भटनागर को धन की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मेरी सबसे खराब फोटो का इस्तेमाल किया था, जिसमें मैं दोषी लग रहा था। भले ही मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था, जो मेरा एक जिद्दी अंश था, जो मुझे यह कहने के लिए फुसफुसा रहा था कि मुझे जाना चाहिए, कि मैं मार्गरेट का यह कर्ज चुका दूं। मैं वहां आऊंगा, मैंने सुना कि मैं कह रहा हूं। फोन रखने के बाद मैं बहुत स्थिर बैठा रहा। बारिश को खिड़की पर असमान धाराओं में बहते हुए देखता रहा। मुंबई। मैं पिछले 12 सालों से मुंबई नहीं गया था। मैंने लगभग उतने समय से अपनी बेटी विनीता को नहीं देखा था। आखिरी बार वह अदालत में थी। उसका चेहरा शर्म से सफेद था जब जज ने मेरी सजा पड़ी थी। तब वह 28 साल की थी, तकनीकी क्षेत्र में नाम बनाने की शुरुआत कर रही थी। अब वह 40 साल की होगी, एक अजनबी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और छोटे अलमारी में गया, जहां मैंने अपना एक अच्छा सूट रखा था। गहरा नीला, थोड़ा पुराना, लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ। मैंने इसे उन नौकरी के इंटरव्यू में पहना था जो कभी किसी जगह नहीं गए। परिवीक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों में, उस छोटे अकाउंटिंग फर्म में जहां मैंने अंततः उन लोगों के लिए कर किए जो नकद में भुगतान करते थे और मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं पूछते थे। मैंने सूट को ऊपर रखा, कीड़ों या दाग की जांच की। इससे काम चल जाएगा। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं सोचता रहा कि मैंने मार्गरेट को आखिरी बार कब देखा था। वह मेरे सजा सुनाए जाने के 3 महीने बाद उसके अस्पताल के कमरे में थी। वह उस तनाव जनित दिल के दौरे से ठीक हो रही थी जिसने उसे लगभग मार दिया था। विनीता भी वहां थी, एक पहरेदार की तरह खड़ी। तुम्हें जाना चाहिए, विनीता ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने काफी नुकसान कर दिया है।
मार्गरेट ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसने मुझसे नहीं देखा। वह चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक दर्दनाक थी। मैं चला गया। मैंने वैंकूवर के लिए बस पकड़ी, जितना संभव हो सके टोरंटो से दूर, जबकि मैं कनाडा में था। मैंने कुछ नहीं के साथ फिर से शुरुआत की। कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संदर्भ नहीं। बस 60 साल का एक आदमी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था, जो फिर से इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। अगले सुबह मैंने टोरंटो के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़ी। 6 घंटे बादलों को देखते हुए और सोचने से बचने की कोशिश करते हुए। मेरे बगल में बैठी महिला ने छोटे छोटे बातें करने की कोशिश की, कुछ अपने पोते पोतियों की यात्रा के बारे में, लेकिन शायद मैंने अनिच्छा का आभा दिया था, क्योंकि उसने अंततः कोशिश करना बंद कर दिया। टोरंटो अलग दिखता था, बड़ा चमकदार आकाश में और अधिक इमारतें। जो कैब ड्राइवर मुझे पियर्सन पर मिला, उसने आवाज बाजार में रैप्टर्स के बारे में बात की। मैंने सही जगहों पर सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में सुन नहीं रहा था। मैंने कब्रिस्तान के करीब एक छोटे होटल में कमरा बुक किया था। कुछ खास नहीं, बस कपड़े बदलने और अंतिम संस्कार से पहले खुद को संभालने के लिए एक जगह। 1:30 मैंने अपना नीला सूट पहना, अपनी टाई को थोड़ी झिझक के साथ बांधा और चैम्बूर कब्रिस्तान के लिए एक और कैब ली। बारिश मुझे वैंकूवर से साथ लाई थी, एक बारीक कोहरा जिसने सब कुछ ग्रे और अस्पष्ट बना दिया था। वहां अधिक गाड़ियां थीं जितनी मैंने अपेक्षा की थी। मार्गरेट ने ब्रेनन टेक्नोलॉजीज को एक छोटे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप से बनाया था, एक ऐसा जो कनाडा की सबसे सफल तकनीकी कंपनियों में से एक। जाहिर है लोग आएंगे, बोर्ड के सदस्य, कर्मचारी, व्यापारिक साझेदार, शायद कुछ राजनेता भी। मैं एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा था, दूर से देख रहा था। मैंने देखा कि एक हरा छाता के नीचे भीड़ इकट्ठा हुई थी। विनीता आगे खड़ी थी। उसके बाल पहले से छोटे थे। उसने काले कपड़े और ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनी हुई थीं, जो उसे एक सफल सीईओ की तरह दिखा रही थीं। उसके चारों ओर 2 पुरुष महंगे सूट में थे, शायद कंपनी के कार्यकारी। सेवा संक्षिप्त थी। एक पादरी ने धरोहर और योगदान के बारे में कुछ शब्द कहे। कंपनी से किसी ने माया की दृष्टि और नेतृत्व के बारे में बात की। विनीता सब कुछ सुनते हुए एकदम स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा संयमित और पेशेवर था। मेरी बेटी ने चेहरे पर मुखौटे पहनना अच्छे से सीख लिया था। मैं पास नहीं गया, खुद को नहीं दिखने दिया। जब सेवा समाप्त हुई और लोग अपनी गाड़ियों की ओर जाने लगे, मैं विपरीत दिशा में चल पड़ा, हाथ जेब में, कॉलर को धुंध से बचाने के लिए ऊपर उठाते हुए। आशफोर्ड और एसोसिएट्स का विधि कार्यालय वित्तीय जिले में एक कांच की इमारत के शीर्ष 3 मंजिलों पर स्थित था। मैंने जल्दी पहुंचकर लॉबी में इंतजार किया। अच्छे कपड़े पहने लोगों को ब्रीफकेस के साथ और फोन कान पर लगाए जल्दी जल्दी चलते हुए देख रहा था। 3:50 पर मैंने 28वीं मंजिल के लिए लिफ्ट ली। रिसेप्शनिस्ट ने जब मुझे देखा तो उसने कहा, नाम बताइए। मैंने उत्तर दिया, तुषार भटनागर। उसके चेहरे पर कुछ झलका, पहचान, नापसंदगी, लेकिन वह जल्दी से संभल गई। कॉन्फ्रेंस रूम सी, हॉल में दाईं ओर तीसरा दरवाजा। कॉन्फ्रेंस रूम कांच और क्रोम से बना था, जिसमें शहर के केंद्र से लेकर झील तक का दृश्य था। एक लंबा महोगनी का टेबल केंद्र में था। चारों ओर चमड़े की कुर्सियां थीं। कई लोग पहले से ही बैठे थे, जिनके चेहरे मुझे माया की व्यापारिक दुनिया से आधे पहचाने लग रहे थे। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। मैंने दरवाजे के पास एक कुर्सी ली, मुख्य समूह से दूर। कुर्सी असुविधाजनक थी, या शायद ऐसा मुझे लगा। मैंने अपनी हथेलियां टेबल पर रखी और इंतजार किया। विनीता ठीक 4 बजे आई। उसने उसी उद्देश्यपूर्ण चाल से कदम बढ़ाया जैसी माया की कभी थी। सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ नियंत्रित। वह सीधे टेबल के सिर पर गई। वह सीट जो शायद उसकी मां की थी, बोर्ड मीटिंग के दौरान, और बिना चारों ओर देखे बैठ गई। फिर उसने मुझे देखा। एक क्षण के लिए उसकी संयम भंग हुआ। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मुखौटा पहले से भी अधिक कठोर हो गया। आप यहां क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज कमरे में गूंज गई, इतनी तेज कि चाकू की तरह काट सके। मुझे आमंत्रित किया गया था, मैंने धीरे से कहा, श्रीमती मल्होत्रा द्वारा। यह पारिवारिक मामला है।
आपने वह अधिकार खो दिया जब आपने मां की कंपनी से चोरी की। कई लोग असहज होकर अपने स्थान पर फड़फड़ाने लगे। मैंने टेबल पर अपने हाथ स्थिर रखे, मेरी आवाज शांत थी। मैं यहां इसीलिए हूं क्योंकि मुझे यहां बुलाया गया है। विनीता के जबड़े कस गए, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, दरवाजा खुला और प्रिया मल्होत्रा अंदर आई। वह फोन पर जो सुनाई दी थी उससे कम उम्र की थी, शायद 40 के मध्य में। उसके बाल भूरे थे जो उसने एक बुन में बांध रखे थे, और उसकी नाक पर चश्मा था। वह एक चमड़े का पोर्टफोलियो लिए हुए थी और चुपचाप अधिकारपूर्वक चल रही थी। सुप्रभात सभी को, आने के लिए धन्यवाद। मैं प्रिया मल्होत्रा, आशफोर्ड और एसोसिएट्स की सीनियर पार्टनर हूं, और मुझे पिछले 15 वर्षों से श्रीमती भटनागर की संपत्ति की वकील होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। उसने टेबल पर एक सीट ली, विनीता और मेरे बीच में बैठ गई। मुझे पता है कि यह कठिन समय है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि जितना संभव हो सके प्रभावी रहूं। उसने अपना पोर्टफोलियो खोला और एक मोटा दस्तावेज निकाला जो गहरे नीले कवर में बंधा था। मार्गरेट एलिजाबेथ भटनागर का अंतिम वसीयतनामा, 15 मार्च 2024 को निष्पादित। विनीता ने अपनी कुर्सी में पीछे झुककर, उसके चेहरे पर संतोष और अधिकार का मिश्रण था। मुझे वह नजर पहचानने में देर नहीं लगी। वह वही थी जो उसने पहली बार कॉर्पोरेट वकील के रूप में केस जीतने पर पहनी थी, जब वह प्रबंधन में आई थी। गर्व और इस विश्वास के साथ कि दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। हम विशेष वसीयत के साथ शुरू करने से पहले, प्रिया ने पढ़ना जारी रखा, मैं श्रीमती भटनागर का उद्घाटन बयान पढ़ना चाहती हूं। वह यह सभी के सामने पढ़ने के लिए बहुत जोर देती थी। उसने अपने चश्मे को समायोजित किया और एक स्पष्ट, पेशेवर आवाज में पढ़ना शुरू किया। यहां उपस्थित सभी को, यदि आप यह सुन रहे हैं तो मैं चली गई हूं और कुछ सच्चाइयां बताने का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन में कई पछतावे जिए हैं, लेकिन शायद कोई भी मेरे मौन से बड़ा नहीं। मैंने एक कंपनी बनाई, नौकरियां पैदा की, पैसे कमाए। ये चीजें उस समय महत्वपूर्ण लगती थीं, लेकिन मैंने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए एक अच्छे आदमी का जीवन बर्बाद कर दिया, और मैंने अपनी बेटी को झूठों पर बड़ा होने दिया, क्योंकि सच्चाई असुविधाजनक थी। यह वसीयत मेरी कोशिश है, चाहे यह कितनी भी असंभव हो, अंततः रिकॉर्ड को सही करने की। कमरा बहुत चुप हो गया था। विनीता का चेहरा आत्मविश्वास से भ्रमित हो गया था। प्रिया ने पढ़ना जारी रखा। तुषार भटनागर ने ब्रेनन टेक्नोलॉजीज से पैसे नहीं चुराए। मैं यह जानती हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया। शब्द हवा में धुएं की तरह लटक गए। किसी ने सांस खींची। विनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। 2012 में, प्रिया ने पढ़ा, हमारी कंपनी संकट के कगार पर थी। हमने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर अधिक खर्च किया था और हमारी नकद प्रवाह गंभीर थी। मैंने अस्थायी रूप से हमारी पेंशन खातों से फंड को पुनर्निर्देशित करने का निर्णय लिया। मैंने खुद से कहा, हमें तैरते रहने के लिए। यह अवैध था, यह गलत था, यह सब मेरी करनी थी। तुषार भटनागर ने एक नियमित ऑडिट के दौरान जो मैंने किया, उसे खोज निकाला। उसने मुझसे सामना किया, अधिकारियों के पास जाने की धमकी दी। मैंने उससे विनती की कि ऐसा न करे, मेरे लिए नहीं बल्कि विनीता के लिए। वह अभी कंपनी में शामिल हुई थी। कोई भी स्कैंडल उसके करियर को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देगा। तुषार अपनी बेटी से हर चीज से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने मुझे एक प्रस्ताव दिया। वह लापता धन की जिम्मेदारी लेगा। वह कहेगा कि उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसे चुराए। इसके बदले में मैं विनीता के भविष्य को कंपनी में सुनिश्चित करूंगा। उसे धीरे धीरे तैयार करूंगा कि वह अंततः कंपनी संभाले, और उसे नकारात्मक परिणामों से बचाऊंगा। मैंने सहमति दी। मैंने उसे अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी जिंदगी की बलि चढ़ाने दिया। मैंने अपने आप से कहा कि यह विनीता के लिए, कंपनी के लिए, उन सैकड़ों कर्मचारियों के लिए था जो हम पर निर्भर थे। लेकिन वास्तव में यह कायरता थी। तुषार ने उन अपराधों के लिए जेल में समय बिताया जो मैंने किए थे। उसने अपना लाइसेंस, अपना करियर, अपना परिवार खो दिया, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी साम्राज्य उसकी चुप्पी पर बनाया। श्रीमती मल्होत्रा ने एक पल के लिए रुका, अपनी कुर्सी के पास रखे गिलास से पानी पिया।
विनीता जमी हुई बैठी थी। उसके हाथ टेबल के किनारे को इतनी मजबूती से पकड़ रहे थे कि उसकी अंगुलियां सफेद पड़ गई थीं। कमरे में अन्य लोग अब मुझ पर नहीं, बल्कि उस पर देख रहे थे। मैं किसी भी माफी की तलाश नहीं कर रहा। श्रीमती मल्होत्रा ने पढ़ना जारी रखा। जो मैंने किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन सच को जानने का हक है। तुषार भटनागर उन आरोपों से निर्दोष हैं जो उन पर लगाए गए हैं। वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करने के अलावा सब चीजों में निर्दोष हैं। यह वसीयत मेरी स्वीकारोक्ति और मेरी सजा है। श्रीमती मल्होत्रा ने पहली पृष्ठ को नीचे रखा और अगले पृष्ठ को उठाया। अब विशेष अनुरोधों के बारे में। मेरे कार्यकारी दल के लिए डेविड चेन, सुसान मार्टिनेज और रॉबर्ट लू। मैं एक सामूहिक बोनस के रूप में 5 मिलियन रुपये छोड़ता हूं, जिसे आपके वर्षों की सेवा और निष्ठा के लिए समान रूप से बांटा जाएगा। उसने सूची को आगे बढ़ाया। चैरिटी के लिए उदार उपहार, मार्गरेट के माता पिता के नाम पर छात्रवृत्ति फंड, डेविड चेन के लिए कंपनी का पेंट हाउस, जो स्पष्ट रूप से मार्गरेट का वर्षों से दूसरा सहयोगी रहा है। फिर मेरी बेटी विनीता एलिजाबेथ भटनागर के लिए। विनीता ने थोड़ा सीधा होकर श्रीमती मल्होत्रा के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। विनीता, तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो और मेरी सबसे बड़ी विफलता भी। मैंने तुम्हें हर अवसर, हर लाभ, हर सफल होने का मौका दिया, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी सिखाया कि सफलता को ईमानदारी से अधिक महत्व देना चाहिए, दिखावे को सच्चाई से। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकोगी। मैं तुम्हें 25 रुपए, हर वर्ष के लिए 1 रुपए, जो तुमने भटनागर टेक्नोलॉजीज में काम किया है, के साथ छोड़ता हूं। जो पैसा तुमने नहीं कमाया वह तुम्हें भ्रष्ट करता है। वह नेतृत्व जिसे तुमने नहीं सीखा तुम्हें नष्ट कर देता है। फिर से शुरू करो जैसे तुम्हारे पिता ने एक बार किया था, और शायद तुम वह व्यक्ति बन सकोगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित था। उसके बाद की चुप्पी पूरी तरह से थी। विनीता का चेहरा सफेद से ग्रे की ओर बढ़ रहा था। उसका मुंह खुला, बंद हुआ, फिर से खुला। कोई शब्द नहीं निकला। मेरी संपत्ति का बाकी हिस्सा, श्रीमती मल्होत्रा ने पढ़ा। उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट थी, जिसमें भटनागर टेक्नोलॉजीज के सभी शेयर, सभी संपत्तियां, सभी निवेश खाते, सभी बौद्धिक संपत्ति के अधिकार और अन्य सभी संपत्तियां शामिल हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 185 मिलियन रुपये हैं। मैं इसे अपने पूर्व पति तुषार भटनागर को छोड़ता हूं, जो मेरे द्वारा जाने गए एकमात्र सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। कमरे में हलचल मच गई, जोर से नहीं। हम आखिरकार भारतीय थे और यहां तक कि सदमा भी शिष्ट था, लेकिन फिर भी हलचल मच गई। फुसफुसाहट, उद्वेलन, कुर्सियों के खिसकने की आवाजें। जब लोग मेरी ओर देखने लगे, मैं बहुत स्थिर बैठा रहा। मेरे हाथ अभी भी टेबल पर फोल्डेड थे और मैंने कुछ नहीं महसूस किया, या शायद मैंने बहुत कुछ महसूस किया, और यह सब सुन्नता में बदल गया। और भी है, श्रीमती मल्होत्रा ने कहा, अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए। कमरे में फिर से शांति छा गई। श्रीमती भटनागर ने विशेष निर्देश छोड़े हैं। श्रीमान भटनागर, ये सीधे आपके लिए है। उसने अपनी पोर्टफोलियो से एक छोटा लिफाफा निकाला, क्रीम रंग का और मोहर लगा हुआ। उसने इसे मेरे पास टेबल पर खिसकाया। मेरे नाम को सामने लिखा गया था, मार्गरेट के विशिष्ट हस्तलेखन में, सभी सटीक कोणों और मजबूत रेखाओं के साथ। उसने कहा कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ें। श्रीमती मल्होत्रा ने कहा, लेकिन बाकी संपत्ति प्रबंधन से संबंधित है, जिसे मुझे अब बताना चाहिए। वह ट्रस्ट और कर के प्रभाव और ट्रांसफर प्रक्रियाओं के बारे में बात करती रही, लेकिन मैं अब सुन नहीं रहा था। मैं लिफाफे को देख रहा था, मार्गरेट के हस्तलेखन को, उसके हाथ की छाया को जो कागज पर चल रही थी। उसने यह कब लिखा था? उसने इन शब्दों को कब तक अपने पास रखा था? सही समय की प्रतीक्षा में। विनीता अचानक खड़ी हो गई, उसकी कुर्सी फर्श पर खड़खड़ाते हुए। यह पागलपन है, वह सही मनस्थिति में नहीं थी। मैं इसे चुनौती दूंगी। श्रीमती भटनागर की मृत्यु से पहले 3 अलग अलग चिकित्सकों द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया था। श्रीमती मल्होत्रा ने शांति से कहा,
सभी ने प्रमाणित किया कि वह जब इस वसीयत को तैयार कर रही थी, तब वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। उसने चुनौतियों का अनुमान लगाया और उचित सावधानियां बरतीं। यह वसीयत लोहे की है। उसने हमसे चुराया। विनीता की आवाज ऊंची हो गई। उसकी पेशेवर चमक खो गई। उसने मेरी ओर इशारा किया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने इसे स्वीकार किया। वह जेल गया। उसने तुम्हें बचाने के लिए एक याचिका सौदा किया? श्रीमती मल्होत्रा ने धीरे से कहा, जैसे आपकी मां ने अभी समझाया। नहीं। विनीता ने अपना सिर हिलाया। उसका बालों का गुच्छा अपने सजे धजे बंडल से बाहर निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वह ऐसा नहीं करेगा। उसने फिर मुझ पर देखा। वास्तव में पहली बार जब मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि वह मेरे पुराने सूट, मेरे पहने हुए जूतों, मेरी झुर्रियों वाली त्वचा और ग्रे बालों को देख रही है। उसने अपने बालों को समेटा और देखा कि वह अपने मन में वर्षों से बनाए गए उस चित्र को कैसे बिठा रही है। वह आपराधिक पिता, विश्वासघाती, वह स्वार्थी आदमी जिसने सब कुछ पैसे के लिए नष्ट कर दिया। क्या तुमने सच में उसके लिए यह किया? उसने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। मैंने उसकी आंखों में देखा, माया की गहरी भूरे रंग की आंखें, और एक बार सिर हिलाया। हां, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि तुम मेरी बेटी थी, मैंने सरलता से कहा, और मैं तुमसे प्यार करता था। अतीत का काल हमारे बीच एक आरोप की तरह लटका था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। अतीत का काल। वह लड़की जिसे मैंने झूलों पर धकेला, होमवर्क में मदद की और साइकिल चलाना सिखाया। लेकिन वह लड़की अब चली गई थी। जो महिला मेरे सामने थी, गुस्से और भ्रम में कांप रही थी, वह एक अजनबी थी। विनीता का चेहरा मुरझा गया। बस एक पल के लिए मैंने उस लड़की को देखा। वह अनिश्चित, कमजोर, डरी हुई थी। फिर उसने मुड़कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। उसके हील्स संगमरमर के फर्श पर तेजी से क्लिक कर रहे थे। दरवाजा उसके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो गया। अन्य कार्यकारी अपनी चीजें इकट्ठा करने लगे, बहाने और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए। कुछ ही मिनटों में कमरा खाली हो गया। श्रीमती मल्होत्रा और मैं छोड़कर। यह सबसे नाटकीय है जो मैंने किसी वसीयत में देखा है, उसने कहा, अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए। हालांकि शायद श्रीमती भटनागर की मंशा से अधिक नाटकीय नहीं। उन्हें हमेशा समय का अच्छा अंदाजा होता था, मैंने कहा। श्रीमती मल्होत्रा ने अपने कागजों को पैक करना शुरू किया। मुझे अगले हफ्ते कार्यालय में आकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की जरूरत है। इतनी संपत्ति का हस्तांतरण करने में काफी कागजात लगेंगे। मुझे यकीन है। उसने थोड़ी देर रुककर मुझे ध्यान से देखा। तुम्हें कोई आश्चर्य या खुशी नहीं है। तुम्हारी स्थिति में अधिकांश लोग जश्न मनाते। मेरी स्थिति में अधिकांश लोग इस स्थिति में नहीं होते, मैंने कहा। उसने फिर से मुस्कुराया। यह एक गर्म मुस्कान थी। श्रीमती भटनागर ने कहा था कि तुम इस तरह प्रतिक्रिया करोगे। उन्होंने कहा कि तुम शायद इसका अधिकांश हिस्सा बांट देना चाहोगे। उन्हें मुझसे अच्छी तरह पता था। वह तुमसे प्यार करती थी, जानती हो, सब कुछ के बाद भी, शायद खासकर सब कुछ के बाद। श्रीमती मल्होत्रा ने अपना पोर्टफोलियो बंद कर दिया। मैं तुम्हें उनकी चिट्ठी अकेले पढ़ने के लिए छोड़ दूंगी। आराम से पढ़ लेना। यह कमरा अगले 1 घंटे के लिए आरक्षित है। जब वह गई, मैं कांच और क्रोम के कमरे में अकेला बैठा रहा, सूर्यास्त को मुंबई के ऊपर देखते हुए। शहर जिसे मैंने कभी घर कहा था, वह शहर जहां मैंने करियर, परिवार और जीवन पाया, सब अब खो गया, जैसे हवा में राख बिखरी हो। मैंने लिफाफा उठाया, अपने हाथों में उसका वजन महसूस किया। एक भाग मुझसे इसे खोलने नहीं चाहता था, नहीं सुनना चाहता था माया की आवाज, भले ही वह लिखित शब्दों के माध्यम से हो। कुछ महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सील तोड़ी। पत्र उसी सटीक लिखावट में लिखा गया था जैसे लिफाफा उसकी मृत्यु से 3 महीने पहले की तारीख थी। प्रिय तुषार, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं आखिरकार उस कायरता से मुक्त हूं जो मेरे जीवन को परिभाषित करती थी। मैं चाहती हूं कि कह सकूं कि इससे मुझे सुकून मिलता है, लेकिन मृतकों को कोई सुकून नहीं होता, केवल चुप्पी होती है। यह पत्र कोई
माफी नहीं है। शब्द मेरे द्वारा किए गए नुकसान को नहीं मिटा सकते। इसे एक स्वीकारोक्ति, एक गवाही, एक अंतिम लेखा जोखा समझो। मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे 14 महीने पहले पता चला कि मैं मर रही हूं। अग्नाशय का कैंसर, चौथे चरण का। डॉक्टरों ने मुझे 6 महीने का समय दिया। मैंने इसे जिद और पैसे से बेहतरीन चिकित्सा देखभाल के माध्यम से 14 महीने तक बढ़ाया। लेकिन पैसे की भी सीमाएं होती हैं, और अब मैं अपनी सीमा पर हूं। जब मुझे यह निदान मिला तो मेरा पहला विचार राहत था। अपने लिए नहीं, मरना भयानक है तुषार। चाहे तुमने कितना भी जी लिया हो, लेकिन अंततः यह राहत थी कि आखिरकार मुझे सच बताने का एक बहाना मिलेगा। मृत्यु के मुकाबले कंपनी क्या है? प्रतिष्ठा का क्या मतलब है जब तुम जो भी आता है उसे साफ आत्मा से सामना कर सको? लेकिन फिर भी मैंने हिचकिचाया। मैंने अपने आप को बताया कि मुझे चीजें ठीक से व्यवस्थित करनी हैं, सुनिश्चित करना है कि विनीता सुरक्षित रहे, कंपनी की उत्तराधिकार की संरचना करनी है। झूठ, सभी झूठ। सच्चाई यह है कि मैं अभी भी कायर थी, यहां तक कि मृत्यु का सामना करते हुए। यह खुद विनीता थी जिसने मुझे अंततः कार्रवाई करने के लिए धकेला। 3 महीने पहले वह मेरे पास कंपनी को एआई विकास में विस्तारित करने की योजनाओं के साथ आई। वह इतनी उत्साहित, इतनी गर्वित थी। उसने मुझे अपना व्यापार, योजना, अपने अनुमानों, अपनी रणनीति दिखाई। यह शानदार काम था। वह हमेशा प्रतिभाशाली रही है, लेकिन कुछ कमी थी, कुछ उस ईमानदारी का जो वहां होनी चाहिए थी। अगर तकनीक का दुरुपयोग होता है तो? मैंने उससे पूछा। अगर यह लोगों को नुकसान पहुंचाए? यह हमारी समस्या नहीं है, उसने कहा। हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लोग हमारे उत्पादों का कैसे उपयोग करें। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे यही सिखाया था। मैंने उसे सिखाया कि सफलता किसी भी कीमत पर सही है, कि व्यापार अमोरल है, कि तुम जीतने के लिए जो करना हो करो। मैंने उसे यह सब उदाहरण से सिखाया, अपने द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में चुप रहकर तुम्हें दोष लेने दिया। मैंने तुम्हें उसके चेतावनी कथा में बदल दिया। वह कमजोर आदमी जिसने इसलिए चोरी की क्योंकि वह वैध रूप से सफल होने के लिए मजबूत नहीं था, और उसने उस सबक को सीखा जो मैंने उसे सिखाने की कोशिश की थी। मजबूत बनो, निर्दयी बनो, जीतने में कभी भावनाओं को मत आने दो। मैंने एक राक्षस बनाया तुषार, विनीता नहीं। वह अभी भी उस व्यक्ति बनने के योग्य है जो वह होनी चाहिए थी। लेकिन वह संस्करण जिसे मैंने आकार दिया, जिसे मैंने मोल्ड किया, जिसे मैंने अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रशिक्षित किया, वह संस्करण एक राक्षस है। मेरा ही दोष है। यह वसीयत दया नहीं है, यह प्रायश्चित है, यह एक रणनीति है। यह मेरी आखिरी कोशिश है ताकि मैं वह मां बन सकूं जिसकी विनीता को आवश्यकता थी, भले ही वह मुझसे नफरत करे। जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूं, मुझे पता है कि तुम इसे नहीं चाहोगे। मुझे पता है कि तुम शायद इसका अधिकांश हिस्सा दे दोगे। यह ठीक है, यह अपेक्षित है। लेकिन मैं तुम्हें भटनागर टेक्नोलॉजीज भी दे रही हूं, और वहां मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं। कंपनी को मरने मत देना, इसे टुकड़ों में मत बेचना या बंद मत करना। ये 3,000 लोगों को रोजगार देती है। ये स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और अवसर प्रदान करती है। ये लोग मेरे और तुम्हारे अपराधों के लिए निर्दोष हैं। इन्हें हमारी आपसी लड़ाई का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन विनीता को इसे मत देना, अभी नहीं। जब तक वह इसकी हकदार नहीं हो जाती, जब तक वह यह नहीं समझती कि नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है। अगर तुम कर सकते हो तो इसे चलाना, अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी को इसे चलाने के लिए रखो। इसे जिस तरह से चाहो ढालो। लेकिन कृपया तुषार, इसे ऐसा बनाओ कि इसे विरासत में लिया जा सके। इसे ऐसा बनाओ जहां ईमानदारी मायने रखती हो, जहां लोग मायने रखते हों, जहां सफलता को केवल लाभ के मार्जिन से नहीं मापा जाता। इसे वही बनाओ जो इसे शुरुआत से होना चाहिए था। अगर विनीता कभी वह व्यक्ति बन जाती है जिसे वह होना चाहिए, जिसे मैंने उसे बनाना चाहिए था, तो उसे यह देना, लेकिन केवल तभी। यही मेरी एकमात्र मांग है। मैंने अपने अपराधों की दस्तावेजीकरण भी शामिल की है। मूल बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, मेमो, हर चीज जो मैंने किया। अगर तुम चाहो तो इसे अधिकारियों को दे देना। अपने नाम को आधिकारिक रूप से साफ करो। तुम्हें यह अधिकार मिला है।
या इसे निजी रखो और सच को वसीयत में रहने दो, ये तुम्हारा चुनाव है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई जीवन के बाद है, तुषार। मुझे नहीं पता कि क्या मैं अपने किए गए कार्यों के लिए न्याय किया जाऊंगा। लेकिन अगर है, और अगर मैं हूं, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी न्याय कर रहा है वह इस बात पर ध्यान देगा कि मैंने हमारी बेटी को प्यार किया। मैंने उसे इतना प्यार किया कि मैं एक अच्छे आदमी को उसकी रक्षा के लिए नष्ट करने के लिए तैयार था। वह प्यार स्वार्थी था, वह प्यार कायरता था, वह प्यार अनमिट नुकसान का कारण बना, लेकिन वह प्यार था। मुझे खेद है, ये शब्द अपर्याप्त हैं। मुझे पता है, खेद तुम्हें 12 साल वापस नहीं दे सकता। खेद तुम्हारी प्रतिष्ठा को बहाल नहीं कर सकता। खेद विनीता के साथ तुम्हारे संबंध को फिर से नहीं बना सकता। खेद केवल एक शब्द है, लेकिन यह सब है जो मेरे पास तुम्हें देने के लिए बचा है। साथ में पैसे जो तुम नहीं चाहते, और एक कंपनी जो तुमने कभी नहीं मांगी। इन्हें मुझसे बेहतर इस्तेमाल करो। माया। मैंने पत्र को 3 बार पढ़ा, फिर इसे सावधानी से मोड़कर लिफाफे में वापस डाल दिया। मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरी आंखें नहीं भरी। मुझे अजीबोगरीब शांति महसूस हुई, जैसे मैंने एक बहुत लंबे सफर का अंत पा लिया हो और वहां केवल हवा ही थी। माया मर चुकी थी, सच बाहर आ गया था। विनीता जानती थी कि मैंने क्या किया, उसकी मां ने क्या किया, और अचानक, असंभव रूप से, मैं अमीर बन गया था। यह सब वास्तविक नहीं लगता था। मैं उठा, लिफाफा उठाया और खिड़की की ओर बढ़ा। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और मुंबई की रोशनी अब जमीन पर बिखरे हुए सितारों की तरह चमकने लगी थी। इस शहर में कहीं वह लड़की थी जिसे मैंने कभी झूले पर धकेला था। वह बेटी जिसके लिए मैं जेल गया था। वह अजनबी जो 1 घंटे पहले इस कमरे से अपने टूटे हुए संसार के साथ बाहर निकली थी। मुझे विजय का अनुभव करना चाहिए था। मुझे विंडिकेटेड होना चाहिए था। मुझे इस विशाल खाली थकावट के अलावा कुछ और महसूस करना चाहिए था, लेकिन मैं केवल थका हुआ महसूस कर रहा था। अगले हफ्ते कागजी कार्रवाई और वकीलों और लेखाकारों के धुंध में बीता। श्रीमती मल्होत्रा ने 5 दिनों के भीतर कार्यकुशलता दिखाई। मुझे ऐसे खातों तक पहुंच मिली जिनमें इतनी धनराशि थी कि मैं 10 जिंदगियों में भी खर्च नहीं कर सकता था। 7 दिनों के भीतर मुझे भटनागर टेक्नोलॉजीज में बहुमत का हिस्सा मिल गया और खुद को नए मालिक के रूप में पेश करने के लिए एक बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई। विनीता ने मुझसे संपर्क नहीं किया, मैंने उससे संपर्क नहीं किया। हम एक दूसरे के चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे बाइनरी तारे। टकराने के लिए बहुत ज्यादा इतिहास था, भागने के लिए बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था। गुरुवार को मैंने भटनागर टेक्नोलॉजीज की कार्यकारी टीम के साथ बैठक की। वे विनम्र, पेशेवर और स्पष्ट रूप से डरे हुए थे। अपमानित पूर्व सीएफओ अब उनके बॉस बन गए थे। वह व्यक्ति जिसने कथित तौर पर कंपनी से धन चुराया, अब उसका मालिक था। कोई बात नहीं कि माया की वसीयत ने मेरे नाम को साफ कर दिया था। लोग वही मानते थे जो वे विश्वास करना चाहते थे, और वे उस कथा को मानना चाहते थे जो उन्हें 12 साल पहले बताई गई थी। मैंने उन्हें उस सम्मेलन कक्ष में बताया जो कभी माया का क्षेत्र था। मैं इस कंपनी को चलाने के लिए यहां नहीं हूं। मेरे पास न तो कौशल है और न ही इच्छा है, लेकिन मैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि यह नैतिक रूप से चले। श्रीमती मल्होत्रा निगरानी प्रक्रियाओं को लागू करेंगी। हर तिमाही स्वतंत्र ऑडिट, सभी कार्यकारियों के लिए नैतिकता प्रशिक्षण, एक व्हिस्लब्लोअर सुरक्षा प्रणाली जो सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेगी, जिसकी मैं अध्यक्षता करूंगा। डेविड चेन, माया का पूर्व उप प्रमुख, ने अपना गला साफ किया। और दैनिक संचालन के बारे में सीईओ कौन होगा? तुम ही, मैंने कहा। अंतरिम सीईओ, बोर्ड की स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हुए। तुम पिछले 5 वर्षों से नाम के अलावा सब कुछ कर रहे हो। इसे आधिकारिक बनाओ। उसके चेहरे पर राहत की चमक आई। और विनीता, उसके बारे में क्या? वह वसीयत को चुनौती देने के लिए मुखर रही है। वह तुम्हारी मालिकाना हक को चुनौती देने के लिए बोर्ड का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। मैं मुस्कुराया, हालांकि यह मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। उसे कोशिश करने दो। वसीयत ठोस है, और विनीता को कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो उसकी मां ने कभी नहीं सिखाया।
वह क्या है कि कुछ लड़ाइयां सौ जीतने के लायक नहीं होती। बैठक के बाद मैंने भवन के अंदर चलते हुए, ये मेरा भवन था, हालांकि मैं इस तथ्य को समझ पाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। कर्मचारी चुपचाप मेरे पास से गुजरते हुए फुसफुसा रहे थे। कुछ जिज्ञासु नजरें थीं, कुछ में नाराजगी थी, लेकिन कोई भी मुझे देखकर खुश नहीं लग रहा था। मैं शीर्ष मंजिल पर पहुंचा जहां माया का कार्यालय था। वह पूरी तरह से खाली था। कोई व्यक्तिगत सामान, कोई तस्वीरें, केवल उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू थी जो अब भी पर्दों में बसी हुई थी। कार्यालय में फर्श से छत तक खिड़कियां थीं जो शहर का दृश्य प्रस्तुत करती थीं। मैं उसी स्थान पर खड़ा था जहां माया हजारों बार खड़ी हुई होगी, अपने साम्राज्य की ओर देखती। क्या उसने कभी अपनी की गई बातों पर पछताया, या उसने खुद को समझा लिया कि जो किया वह सही था, आवश्यक था, सफलता की कीमत थी? मेरे फोन की वाइब्रेशन हुई। एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। क्या हम बात कर सकते हैं? विनीता। मैंने उसे लंबे समय तक घूरा। 2 शब्द और एक प्रारंभिक। मेरी बेटी 12 साल की चुप्पी के बाद संपर्क कर रही थी। वह कुछ मांग रही थी जिसे उसे पहले कभी मांगना नहीं पड़ा। मेरा समय, मेरी ध्यान, मेरी सुनने की इच्छा। मैं इसे नजरअंदाज कर सकता था, उसे अपनी उलझन और गुस्से में छोड़ सकता था, उसे वह महसूस करवा सकता था जो मैंने महसूस किया था, उस जेल की कोठरी में बैठा हुआ, यह जानते हुए कि मेरी बेटी को लगता था कि मैं एक अपराधी हूं। लेकिन प्रतिशोध कभी मेरी शैली नहीं रही। और इसके अलावा मैं गुस्सा उठाने से थक चुका था। मैं कुछ भी उठाने से थक चुका था। मैंने जवाब दिया, शनिवार सुबह 10 बजे। क्यों स्ट्रीट पर वैन हूट? उसका उत्तर तुरंत आया, मैं वहां रहूंगी। शनिवार ठंडा और उज्ज्वल आया। एक ऐसा पतझड़ का दिन जहां सूरज चमकता है लेकिन गर्मी नहीं देता। मैं कैफे में जल्दी पहुंच गया, एक काली कॉफी ऑर्डर की और खिड़की के पास एक सीट ले ली। वह जगह सप्ताहांत की भीड़ से भरी हुई थी। छात्र लैपटॉप के साथ युगल पेस्ट्री बांटते हुए, परिवार ऊर्जावान बच्चों को संभालते हुए। विनीता ठीक 10 बजे आई, हमेशा की तरह समय पर। वह अलग दिख रही थी, छोटी, किसी तरह कम निखरी हुई। उसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे और उसने जीन्स और स्वेटर पहना हुआ था, बजाय उसके नियमित पावर सूट के। उसने मुझे देखा, थोड़ा संकोच किया, फिर किसी खतरनाक क्षेत्र को पार करते हुए सावधानी से मेरे पास आई। नमस्ते, उसने कहा। क्या मैं बैठ सकती हूं? मैंने अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। वह बैठ गई और गुजरते हुए वेटर से लाटे और ऑर्डर किया। फिर मेज पर अपने हाथों को इस तरह जोड़ा कि यह मुझे दर्दनाक रूप से याद दिलाया कि मैं भी कभी ऐसा करता था। एक लंबे पल तक हम बस एक दूसरे को देखते रहे। मैंने उस छोटी बच्ची के निशान खोजने की कोशिश की जिसे मैं इस महिला के चेहरे में जानता था। वह वहां थी, समय और अनुभव की परतों और दर्द के नीचे छिपी हुई, लेकिन वह वहां थी। मुझे नहीं पता कि मुझे कहां से शुरू करना चाहिए, विनीता ने आखिरकार कहा। आमतौर पर शुरुआत सबसे अच्छी होती है। उसने उस पर हल्का मुस्कुराया। कौन सी शुरुआत? कई संस्करण हैं और मुझे नहीं पता कि कौन सा अब सच है। सच्चा, मैंने कहा। यही हमेशा सबसे अच्छा स्थान होता है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे पिता के रूप में याद करती हूं। तुम मेरे सभी फुटबॉल मैचों में आए। तुमने मुझे विज्ञान मेले के लिए वो ज्वालामुखी बनाने में मदद की। तुमने मुझे साइकिल चलाना सिखाया और कहा कि डरना ठीक है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। तुम कर सकती हो। तुमने किया। फिर अचानक तुम एक अपराधी बन गए। मां ने कहा कि तुम सालों से कंपनी से चोरी कर रहे थे। उसने कहा कि तुमने हमें धोखा दिया, सभी को धोखा दिया। उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफर, सबूत दिखाए। उसने कहा कि तुमने स्वीकार किया। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबूत था। तुम्हारा स्वीकारोक्ति, तुम्हारी दोषी अपील, जेल। मुझे याद है, मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत उलझन में। तुमने पैसे के लिए सब कुछ क्यों फेंक दिया? हमारे पास पैसा था, हमारे पास सफलता थी। तुम्हें और क्या चाहिए था? वो रुकी, गहरी सांस ली। मुझे लगा कि तुमने पैसे को हमसे ज्यादा प्यार किया। वेटर ने उसका लाटे ला दिया।
उसने हाथों को उसके चारों ओर लपेटा, लेकिन पी नहीं। फिर मां की मृत्यु हो गई, उसने जारी रखा। और वह वसीयत, वह पत्र, और अचानक जो कुछ भी मुझे लगता था वह झूठ था। तुमने कुछ नहीं चुराया। तुमने सब कुछ बलिदान किया ताकि मैं अपने करियर, अपने भविष्य की रक्षा कर सकूं। और मैंने इसके लिए 12 साल तक तुमसे नफरत की। तुम्हें नहीं पता था, मैंने धीरे से कहा। तुम्हारी मां ने सुनिश्चित किया कि तुम जान न सको, लेकिन मुझे जानना चाहिए था। मुझे सवाल करना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था। उसकी आवाज टूट गई। तुम मेरे पिता थे। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। तुम 28 साल की थीं। तुम्हारी मां, तुम्हारी नायिका, तुम्हारी बॉस, तुम्हारी मार्गदर्शिका थी। उसने तुम्हें बताया कि मैं दोषी हूं, सबूत दिखाया। तुम और क्या मान सकती थी? सच। उसने मेरी ओर देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे सच पर विश्वास करना चाहिए था। सच छिपा हुआ था। तुम्हारी मां ने इसकी सुनिश्चितता की। मैं उससे नफरत करती हूं। शब्द तीव्रता से बाहर आए, गुस्से से भरे। मैं नफरत करती हूं कि उसने मुझसे झूठ बोला। मैं नफरत करती हूं कि उसने तुम्हें दुख भोगने दिया। मैं नफरत करती हूं कि उसने अपने साम्राज्य को तुम्हारे बलिदान पर बनाया और मुझे कभी नहीं बताया। मैं नफरत करती हूं कि वह मर गई ताकि मैं उसे चिल्ला न सकूं। वह उस वसीयत को लिखते समय मर रही थी, मैंने कहा। उसके पास इसे पुनर्विचार करने, बदलने, अपने रहस्यों को रखने के लिए महीने थे। उसने सच बताने का चुनाव किया। यह साहस की बात थी। शायद बहुत कम, बहुत देर, लेकिन यह बहुत से लोगों की तुलना में अधिक है। विनीता ने अपनी आंखें पोंछी। उसके हाथ की पीठ पर एक ऐसा इशारा जो इतना युवा था कि उसे देखना दर्दनाक था। मैं वसीयत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम जानते थे? डेविड ने इसका जिक्र किया था। मैंने 3 अलग अलग वकीलों को रखा। उन्होंने मुझसे वही कहा। यह वसीयत मजबूत है। मां ने इसकी पूरी व्यवस्था की थी, इसलिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि यह भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई आधार है। मैं बस थक गया हूं। सीईओ की नौकरी, जिसके लिए मैंने 12 साल मेहनत की थी, वह चली गई। जो विरासत मैंने उम्मीद की थी, वह भी चली गई। वह मां, जिसे मैं जानता था, कभी थी ही नहीं। वह पिता, जिसे मैंने सालों तक नफरत की, निर्दोष है। मेरा पूरा जीवन झूठों पर आधारित था। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन यह कड़वाहट भरा था। 25 रुपए, यही मेरी कीमत है। 1 रुपये हर उस साल के लिए जो मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जिसे मेरी मां ने धोखाधड़ी और मेरे पिता के बलिदान पर बनाया। यह लगभग कविता की तरह है। उसने चाहा कि तुम फिर से शुरू करो। मैंने कहा, यह सीखने के लिए कि कुछ हासिल करने का अर्थ क्या होता है, विरासत में पाने के बजाय। उसने मुझे दंडित करने की कोशिश की। शायद, या शायद उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की। विनीता ने मुझ पर ध्यान दिया। उसकी आंखें गहरी और खोजी थीं। आप क्या चाहते हैं पापा? आपके पास पैसा है, कंपनी है, सब कुछ है। आप मुझे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी में कभी काम न कर सकूं। आप सबको बता सकते हैं कि मां ने क्या किया, जो मुझे नहीं पता था। आप कर सकते हैं। मैं प्रतिशोध नहीं चाहता, विनीता। फिर आप क्या चाहते हैं? यह एक अच्छा सवाल था। मैं क्या चाहता था? 12 सालों तक मैं कुछ नहीं चाहता था। मैंने खुद को कुछ न चाहने के लिए प्रशिक्षित किया था। मैंने छोटे जीने, थोड़े की जरूरत रखने और कम की अपेक्षा करने की आदत डाल ली थी। और अब मेरे पास सब कुछ था, और फिर भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, मैंने अंततः कहा। मैं चाहता हूं कि तुम वह सीखो जो तुम्हारी मां कभी नहीं सीख पाई, कि ईमानदारी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। कि तुम कौन हो, यह उस चीज से अधिक महत्वपूर्ण है जो तुम्हारे पास है। कि कुछ कीमतें बहुत अधिक हैं, चाहे आप जो भी खरीद रहे हो। मैं ये कैसे करूं? मैं 40 साल का हूं। मुझे नहीं पता कि मां ने मुझे जो बनाया उससे अलग कैसे बनूं। तो सीखो, फिर से शुरू करो। पता करो कि विनीता भटनागर कौन है, जब वह माया भटनागर की बेटी या तुषार भटनागर का शिकार नहीं है, या भटनागर टेक्नोलॉजीज की सीईओ नहीं है। बस विनीता, बस तुम। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं। मैंने भी नहीं जाना।
12 साल पहले मैं एक दोषी अपराधी था, बिना नौकरी, बिना पैसे, बिना भविष्य के। मुझे फिर से इंसान बनना सीखना पड़ा। ये आसान नहीं था, कुछ दिनों में यह संभव भी नहीं था, लेकिन मैंने किया। कैसे? ये स्वीकार करके कि पुरानी जिंदगी चली गई है, कि मैं इसे वापस नहीं पा सकता और न ही इसे चाहना चाहिए। छोटे छोटे चीजों में मूल्य ढूंढकर, श्रीमती चेन का आभार जब मैंने उसके टैक्स पर 40 रुपए बचाए, पटेल परिवार का अपनी बेटी की शादी में आमंत्रण, मयूर का मुझे फोटो भेजना जब वह यूबीसी से स्नातक हुआ। छोटे, ईमानदार, असली चीजें। विनीता अब रो रही थी, उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर सकती हूं। तुम कर सकती हो। तुम सोच से अधिक मजबूत हो। मैं सच में नहीं हूं। तुम आज यहां आई, मैंने बताया, ये ताकत की बात थी। उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। या निराशा? कभी कभी ये एक ही चीज होती है। हम थोड़ी देर चुप रहे। बाहर सड़क पर लोगों को देखते रहे। एक युवा जोड़ा हाथ पकड़े हुए, एक बूढ़ा आदमी कबूतरों को खाना देता हुआ, एक बच्चा एक गुब्बारे का पीछा करते हुए जो उसके हाथ से छूट गया था। तुम कंपनी के साथ क्या करोगी? विनीता ने आखिरकार पूछा। इसे चलाना, इसे नैतिक बनाना, इसे कुछ ऐसा बनाना जो विरासत में लेने लायक हो। और फिर क्या? इसे मुझे वापस दे देना। शायद अगर तुम इसे कमाओ, अगर तुम कोई बन जाओ जो इसे ईमानदारी से चला सके, सिर्फ महत्वाकांक्षा से नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। यह सही है। तुम्हारी मां ने तुम्हें 25 रुपए छोड़े हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक नौकरी की पेशकश कर रहा हूं। नैतिकता अनुपालन विभाग में प्रवेश स्तर का प्रशासनिक सहायक। न्यूनतम वेतन, कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं, प्रबंधन के लिए तेज रास्ता नहीं, बस काम। विनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। आप मुझे नौकरी की पेशकश कर रहे हैं। अगर तुम चाहती हो, अगर तुम नीचे से शुरू करने और अपनी जगह कमाने के लिए तैयार हो, अगर तुम उन लोगों से आदेश लेना संभाल सकती हो जो तुम्हारे अधीन काम करते थे, अगर तुम काम को शीर्षक से अधिक मूल्यवान बनाना सीख सकती हो। यह अपमानजनक है? हाँ, सबको पता चलेगा, सब हंसेंगे। शायद। तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करोगे? मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं तुम्हें यह खुद के लिए करने का मौका दे रहा हूं। तुम्हारी मां की वसीयत ने तुम्हें वह जीवन छीन लिया जो तुम सोचती थी। यह एक बेहतर जीवन बनाने का अवसर है, लेकिन केवल अगर तुम चाहती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दबाव नहीं डालूंगा। प्रस्ताव खुला है, लो या मत लो। उसने अपने लैट्स पर देखा, सतह पर फोम के पैटर्न में। मुझे इस पर सोचने की जरूरत है। तुम जितना चाहो उतना समय लो। वह उठी, अपनी कोट और पर्स इकट्ठा की, फिर रुकी। पापा? हाँ? मैंने तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं रखने के लिए माफी चाहती हूं। उन वर्षों के लिए जो हमने खोए, सब कुछ के लिए। मैं भी खड़ा हुआ उसके सामने छोटे कैफे की मेज पर। मैं भी माफी चाहता हूं उस बोझ के लिए जो तुम पर था, उन झूठों के लिए जो तुम्हें बताए गए, तुम्हें वह बनने में मदद न करने के लिए जो तुम होनी चाहिए थी। क्या हम? उसने संकोच किया। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? पहले जहां हम रुके थे वहां से न शुरू करें? यह असंभव है, लेकिन ताजा शुरुआत करें। अब हम कौन हैं यह जानें। मैंने इसके बारे में सोचा। क्षमा करने की संभावना के बारे में। क्या विश्वास को फिर से स्थापित किया जा सकता है? क्या 12 वर्षों की चुप्पी को इरादे और प्रयास से पाटा जा सकता है? हम कोशिश कर सकते हैं, मैंने कहा। इस बार उसने एक सच्ची मुस्कान बिखेरी, छोटी लेकिन वास्तविक। यही काफी है, कोशिश करना ही काफी है। फिर वह वहां से चली गई, शनिवार की भीड़ में लुप्त होते हुए। मैं फिर से बैठ गया, अपनी चाय खत्म की और शहर को अपने चारों ओर घूमते हुए देखा। मुंबई, वह जगह जहां से मैं भागा था, जो मैंने खो दिया था, उससे सामना करने से डरते हुए। वह जगह जहां मैं वापस आया और पाया कि वह नुकसान अब कुछ अजीब और अप्रत्याशित में बदल गया है। मैंने माया के पत्र के बारे में सोचा जो मेरे बटुए में मुड़ा हुआ था, उसके स्वीकारोक्ति और उसके प्रायश्चित के बारे में, और उसकी आशा कि मैं उसके पैसे का बेहतर उपयोग करूंगा। उस कंपनी के बारे में सोचा जो उसने धोखाधड़ी और बलिदान पर बनाई थी। अब उसे फिर से आकार देने या नष्ट करने का अधिकार मेरे पास था।
मैंने विनीता के बारे में सोचा, जो मुंबई की सड़कों पर चल रही थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन है। जब जो कुछ भी उसने विश्वास किया वह झूठा साबित हुआ। मैंने उस नौकरी के प्रस्ताव के बारे में सोचा जो मैंने दिया था, एक नई शुरुआत बनने का अवसर। और मैंने अपने बारे में सोचा, तुषार भटनागर, 63 वर्ष, पूर्व सीएफओ, दोषी अपराधी, छोटे व्यवसायों के लिए आयकर तैयार करने वाला और अब अजीब तरीके से $185 मिलियन के साम्राज्य का मालिक। मैं इसका क्या करूंगा? उत्तर धीरे धीरे आया, जैसे सुबह की पहली किरण। मैं वही करूंगा जो माया ने मुझसे कहा था, कंपनी को चलाना, उसे नैतिक बनाना, इसे ऐसा बनाना जो विरासत में लेने योग्य हो। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा करूंगा। मैं उस पैसे का उपयोग दूसरे अवसर बनाने के लिए करूंगा। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए छात्रवृत्तियां, जेल से बाहर निकलने के बाद समाज में फिर से प्रवेश करने वालों के लिए नौकरी प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, और उन लोगों के लिए कानूनी सहायता जो बचाव वकीलों का खर्च नहीं उठा सकते। उन सभी चीजों के लिए जो मैंने 12 साल पहले चाही थीं, जब मैं जेल से खाली हाथ और एक रिकॉर्ड के साथ बाहर आया था। मैं ब्रेनन टेक्नोलॉजीज को विनीता के लिए एक परीक्षण स्थल में बदल दूंगा। यह एक उपहार नहीं होगा, बल्कि एक अवसर, एक ऐसा स्थान जहां वह यदि चाहें तो ईमानदारी से नेतृत्व करना सीख सकें। एक ऐसा स्थान जहां वह यदि मेहनत करें तो वह चीजें प्राप्त कर सकें जो उनसे छीनी गई थीं। और मैं अपना अपार्टमेंट मुंबई में रखूंगा, अपनी साधारण जिंदगी, अपनी छोटी सी लेखा प्रथा, क्योंकि ये चीजें उस तरीके से वास्तविक थीं जिस तरीके से धन कभी नहीं हो सकता। ये अर्जित की गई थीं, चुनी गई थीं, जी गई थीं। यह मेरे थे जिस तरीके से विरासत में मिला धन कभी नहीं हो सकता। मैं विनीता को उसकी पहली पगार के लिए जो चेक लिखूंगा वह किसी भी विरासत से अधिक मूल्यवान होगा। यह पहला डॉलर होगा जो उसने वास्तव में कमाया है, अपनी मां की छाया और अपने पिता के बलिदान से मुक्त। और शायद अंततः वह इसे समझेगी, या शायद वह नहीं समझेगी। शायद वह नौकरी को अस्वीकार कर देगी, अवसर को अस्वीकार कर देगी, फिर से शुरू होने के मौके को अस्वीकार कर देगी। यह दुखद होगा, लेकिन यह उसकी पसंद होगी, उसका जीवन जीने के लिए, उसकी गलतियां करने के लिए, उसका रास्ता तय करने के लिए। मैं उसे खुद से नहीं बचा सकता था, ठीक उसी तरह जैसे माया मुझे मेरे चुनावों से नहीं बचा सकी, या मैं माया को उसके से नहीं बचा सकता था। हम सभी को अपनी खुद की सड़कें तय करनी होती हैं, अपने खुद के निर्णय लेने होते हैं, अपने ही परिणामों के साथ जीना होता है। लेकिन मैं उसे एक मानचित्र, एक प्रारंभिक बिंदु, एक पहला कदम देने की पेशकश कर सकता था। बाकी उसे ही तय करना होगा। मैं खड़ा हुआ, मेज पर चाय का भुगतान और एक अच्छा टिप छोड़ दिया और पतझड़ की धूप में बाहर चला गया। हवा ठंडी थी लेकिन साफ, मेरे चेहरे पर तेज। मुंबई की हवा में गाड़ी के धुएं, भुने हुए चेस्टनट और संभावनाओं की महक थी। उस शाम मुझे पूर्वी दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। श्रीमती चेन को उसके टैक्स पूरे करने थे। पटेल परिवार को अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने पर सलाह चाहिए थी। मयूर को एक कार खरीदने के बारे में सोच रहा था और उसे आरण शर्तों को समझने में मदद चाहिए थी। छोटी बातें, ईमानदार बातें, असली बातें। लेकिन पहले मुझे एक और जगह जाना था। चेंबूर कब्रिस्तान शनिवार की दोपहर को शांत था, बस हवा, दूर की आवाजें और मेरे कदमों की नरम आवाज। मैंने माया की कब्र आसानी से ढूंढ ली। ताजी मिट्टी, ताजे फूल, एक साधारण ग्रेनाइट का मकबरा जिसमें उसका नाम और तारीखें थीं, और उस पर लिखा था, उसने साम्राज्य बनाए लेकिन खुद को बनाना भूल गई। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, हाथ जेब में, उस पत्थर को देखते हुए। कितनी बातें मैं कह सकता था, कितनी शिकायतें, पछतावे, क्या होता अगर। लेकिन अब वे सब छोटी और बेकार लगती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को कहने के लिए जो अब उन्हें सुन नहीं सकता। मैंने आखिरकार कहा, मैं कंपनी का ध्यान रखूंगा। मेरी आवाज सुनसान कब्रिस्तान में धीमी थी। और मैं विनीता का भी ध्यान रखूंगा, अगर वह मुझे अनुमति देगी। यही मेरा वादा है। हवा पेड़ों के माध्यम से सरसराई, पतझड़ की पत्तियों और दूर की बारिश की महक लाते हुए। मैं इंतजार कर रहा था, जैसे माया शायद उत्तर देगी, जैसे ब्रह्मांड मुझे कोई संकेत देगा कि मैं सही कर रहा हूं। लेकिन वहां केवल चुप्पी थी,
और शायद यही उत्तर को पर्याप्त था। मैंने मुड़कर कब्रिस्तान के गेट की ओर चलना शुरू किया, उस कैब की ओर जो मुझे एयरपोर्ट ले जाएगी, उस साधारण अपार्टमेंट की ओर पूर्वी दिल्ली में, जहां मेरी जिंदगी इंतजार कर रही थी, छोटी, ईमानदार और वास्तविक। मेरे पीछे माया की कब्र पतझड़ की धूप में शांत खड़ी थी, रहस्यों को पकड़े हुए जो अब मायने नहीं रखते थे, सच्चाइयां जो अंततः कह दी गई थीं, और एक विरासत जिसे मैं अपने जीवन के शेष हिस्से में पुनः प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। न उसके लिए, न ही विनीता के लिए, बल्कि अपने लिए। क्योंकि सब कुछ के अंत में, विश्वासघात और बलिदान के बाद, जेल और चुप्पी, पैसे और खुलासे के बाद, यह महत्वपूर्ण नहीं था कि आपके पास क्या था, या आपने क्या खोया, या किसने आपको गलत किया। महत्वपूर्ण यह था कि आप किसे बनने का चुनाव करते हैं जब सारी झूठी बातें गिर जाती हैं और आप अपने ही विवेक के साथ अकेले खड़े होते हैं, अगले कदम के लिए, चुनाव के साथ। मैंने ईमानदारी को चुना, मैंने दूसरी मौकों को चुना, मैंने यह विश्वास किया कि लोग बदल सकते हैं, कि विनीता वह बन सकती है जो माया कभी नहीं बन पाई, कि मैं धन का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए कर सकता हूं जो माया ने कभी नहीं किया। शायद मैं नाइव था, शायद मैं मूर्ख था, शायद 12 साल तक छोटे जीवन जीने ने मुझे नरम बना दिया था, मुझे उस निर्दयी दुनिया को समझने में असमर्थ कर दिया जिसमें मैं वापस लौट रहा था। लेकिन मैंने 12 साल मानवता को फिर से सीखने में बिताए, सरलता में मूल्य खोजने, ईमानदारी में अर्थ खोजने और क्रोध को छोड़ने में शांति प्राप्त करने के लिए। मैं अब उन पाठों को भूलने वाला नहीं था। टैक्सी चालक ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैंने उसे एयरपोर्ट का पता दिया, फिर सीट पर पीछे झुक गया और मुंबई को पीछे जाते हुए देखा। कांच की गगनचुंबी इमारतें, ट्रैफिक, व्यस्त सड़कें, जहां लोग एक दूसरे के पास से गुजरते हैं बिना ऊपर देखे। मेरा फोन बज हुआ। विनीता का एक संदेश। मैंने उस नौकरी के प्रस्ताव के बारे में सोचा है, क्या मैं निर्णय लेने के लिए सप्ताहांत ले सकती हूं? मैंने जवाब दिया, जितना समय चाहिए लो। प्रस्ताव की कोई समय सीमा नहीं है। 3 बिंदु दिखाई दिए जो यह दर्शाने के लिए कि वह टाइप कर रही है। फिर ये गायब हो गए, फिर से आए, गायब हो गए। अंततः एक संदेश आया, सब कुछ के लिए धन्यवाद, बलिदान के लिए, अवसर के लिए, कोशिश करने के लिए, तैयार होने के लिए। मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने उत्तर दिया, हम में से कोई भी इसके योग्य नहीं है। हमें जो मिलता है वही हमें मिलता है और हम इसके साथ कुछ सार्थक करने की कोशिश करते हैं। बिंदु एक बार फिर दिखाई दिए। फिर मैं सोमवार को तुमसे कॉल करूंगी, तुम जवाब दोगे। मैंने अपना फोन रख दिया और देखा कि उपनगर खेतों में बदल रहे हैं, फिर एयरपोर्ट के चारों ओर फैलाव। कुछ घंटों में मैं पूर्वी दिल्ली में वापस, अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस, खिड़कियों पर बारिश और रेडिएटर की चरचराहट के साथ वापस आऊंगा। श्रीमती चेन के आयकर, रिटर्न और पटेल परिवार के व्यापार के सवालों और मयूर के कार लोन की चिंताओं के पास वापस, अपनी असली जिंदगी में। लेकिन अब वह जिंदगी एक नए बोझ के साथ आई। $185 मिलियन की जिम्मेदारी, एक कंपनी को नया आकार देना और एक बेटी की सहायता करना। यह वह अंत नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी जब प्रिया मल्होत्रा ने मुझे माया की मृत्यु के बारे में बताया। यह वह अंत नहीं था जो मैं चुनता, अगर किसी ने पूछा होता। लेकिन यह मेरा था, मेरी कहानी, मेरा चुनाव, और शायद यही काफी था। विमान एक गुलाबी और सुनहरे आकाश में उड़ान भरने लगा, मुझे पश्चिम की ओर घर और आगे जो भी आएगा उसकी ओर ले जाते हुए। नीचे मुंबई खिलौने के आकार में सिमट गई, फिर कुछ नहीं, बस कई शहरों में से एक, अपने रहस्यों और कहानियों और लाखों लोगों की जिंदगियों को समेटे हुए जो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे कौन थे और वे क्या चाहते थे और क्या सब कुछ बिखर जाने के बाद मोक्ष संभव है। मैं आशा करता था कि यह विनीता के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए संभव होगा, जो अपनी गलतियों, अपनी पछतावे और अपने चुनावों का बोझ ढो रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने 12 साल के निर्वासन, बलिदान और फिर से शुरू करने में एक बात सीखी थी तो वह यह थी, कहानी खत्म नहीं होती जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, जब तक आप हार नहीं मानते, जब तक आप गलतियों, विश्वासघातों
और नुकसानों को अपने आप को परिभाषित करने नहीं देते। माया की कहानी खत्म हो गई, लेकिन मेरी अभी भी लिखी जा रही थी, और विनीता की और उन सभी की जिनके पास अभी भी सांस और चुनाव और फिर से कोशिश करने का साहस था। यही असली विरासत थी जो माया ने छोड़ी थी। न तो पैसे या कंपनी, बल्कि यह याद दिलाना कि सच्चाई बताने के लिए कभी देर नहीं होती, माफी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती, और कभी भी वह बनने के लिए देर नहीं होती जो आप हमेशा से होना चाहते थे। भले ही इसके लिए मरना पड़े, भले ही इसके लिए सब कुछ खोना पड़े, यह समझने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए 12 साल और $185 मिलियन की स्वीकार्यता लगे, चीजों को सही करने के लिए। विमान ऊंचा उड़ने लगा, सूरज का पीछा करते हुए पहाड़ों और महासागर की ओर, और उस छोटे से अपार्टमेंट की, और जहां मेरा साधारण ईमानदार जीवन मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन था, कौन बन चुका था, और अब मुझे कौन होना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी सार्थक चीजें कभी आसान नहीं होती।